नमस्कार। आपको इस लेक्चर में जो भी पढ़ाया जा रहा है पीडीएफ की फॉर्म में आप इसे नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। और चैप्टर 3 पूरा का पूरा हैंड रिटन नोट्स आपको पीडीएफ की फॉर्म में नीचे लिंक दे दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको एनसीईआरटी की बुक चाहिए चैप्टर वाइज या कंप्लीट, वो भी आप डिस्क्रिप्शन से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर 3 में हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स होता है। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप क्या कर सकते हो कि ये इक्वल टू में C1 किया जा सकता है, यहाँ पे भी इक्वल टू में C2 किया जा सकता है, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। यहाँ से हमारे पास 3 कंडीशंस बनती हैं। यदि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो मेरे पास जो सॉल्यूशन होता है यूनिक सॉल्यूशन होगा। यदि मेरे पास सभी के सभी रेशोज इक्वल आ जाए A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। यदि मेरे पास A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2 हो तो यहाँ पे मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। प्रीवियस लेक्चर में हम एलिमिनेशन मेथड की बात कर चुके हैं। आज हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप क्वेश्चंस को कैसे सोल्व कर सकते हो, और इसके लिए हम एक एक क्वेश्चंस लेंगे जिसके अंदर हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन बने। सेकंड में हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बनेंगे और थर्ड में हमारे पास नो सॉल्यूशन बनेंगे। देखते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जा सकता है। सोल्व करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये आपके पास एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ से सबसे पहले आपके पास अगर इक्वल टू की फॉर्म में दे रखी है, सिर्फ आपके पास इक्वल टू में होना चाहिए कांस्टेंट टर्म, तो आप इसे कंपेयर कर सकते हो इस इक्वेशन से। ये भी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, चाहे सभी को लेफ्ट हैंड साइड में कर लीजिए या फिर कांस्टेंट टर्म को आप राइट हैंड साइड में कर लीजिए, उससे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ से हमारे पास आएगा क्लियरली A1 इज इक्वल टू 3, B1 इज इक्वल टू 2 और C1 इज इक्वल टू 5। यहाँ से आएगा A2 इज इक्वल टू 2, B2 इज इक्वल टू -3, आपको साइन के साथ ही लेना है, और C2 इज इक्वल टू 7। इतना करने के बाद हम करते क्या है हमेशा कि A1/A2 इवेल्युएट करेंगे 3/2, B1/B2 इवेल्युएट करेंगे 2/-3। तो ये माइनस यहाँ लिख देता हूं। तो क्लियरली हम यहाँ से देख ही पा रहे हैं कि आपके पास A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। यदि हमारे पास ये कंडीशन आती है तो हमारे पास क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, और उसे हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट भी कहते हैं। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि मेरे पास यही कंडीशन बनी है, तो हमने यहाँ लिख दिया सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, या इसे हम कंसिस्टेंट भी कहते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब है या तो सॉल्यूशन होना चाहिए, चाहे वो यूनिक हो या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो। अब हम इसे सोल्व करते हैं। इतना पोर्शन तो आपको हर एक क्वेश्चन में करना ही करना है, चाहे आप कोई भी मेथड इंप्लीमेंट कर रहे हो। उसके बाद बात की जाती है कि आपने कौन सा मेथड यूज करना है। यहाँ पे हम कर रहे हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके लिए क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 से आप चाहो x की वैल्यू निकालिए या y की निकालिए। मैं इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल रहा हूं बाय इक्वेशन 1। x क्या होगा मेरे पास, पहले यहां से निकाल लेते हैं। 3x इज इक्वल टू 5 माइनस 2y, x इज इक्वल टू 5 माइनस 2y/3। इस इक्वेशन को हम स्टार नेम दे देते हैं। अब हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5 माइनस 2y/3 इन 2। अगर आपने ये वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाली है तो इसकी वैल्यू हम किस में इंसर्ट करेंगे, 2 में। अगर आपने 2 से निकाली है तो इस वैल्यू को कहाँ पे इंसर्ट करना है, 1 में। 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना है, तभी इस मेथड का नाम रखा गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम x की जगह ये वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन 2 में, तो ये मेरे पास बनेगी 2। x की जगह हम लिख देंगे 5 माइनस 2y/3 माइनस 3y इज इक्वल टू 7। अब इसे सोल्व कर लेते हैं।
पहले इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ये बना मेरे पास 10 माइनस 4y/3 माइनस 3y/1 और इसे भी लिखा जा सकता है 7/1। आप एक ही बार में कंप्लीट का एलसीएम ले दीजिए। एलसीएम बना 3, 10 माइनस 4y माइनस 9y इज इक्वल टू 21। अब आप इस 3 को लीव कर सकते हो और यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y वाले एक तरफ ही रखते हैं, y वाले ऐड करूंगा तो ये बने मेरे पास माइनस 13y, ये हुआ 21। इस 10 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे माइनस 10, तो ये वैल्यू आ रही है माइनस 13y इज इक्वल टू 11। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू बनी y इज इक्वल टू माइनस 11/13। तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। इसके बाद पुट कर देंगे हम y इज इक्वल टू माइनस 11/13 इन स्टार, यानी हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। x इज इक्वल टू ये है हमारे पास, तो इस स्टार के अंदर y की वैल्यू को इंसर्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू होगा 5 माइनस 2, y की जगह आ जाएगा माइनस 11/13/3। इसे इवेल्युएट कर लेते हैं। 5 माइनस माइनस प्लस हो गया 22/13/3। ऊपर वाली क्वांटिटीज का एलसीएम ले लेते हैं। ये 5/1 लिखा जा सकता है 13, 65 प्लस 22/3। तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 87 ये हो जाएगा आपके पास, 3/1 लिखा जा सकता है, ये 1/3 हो जाएगा, तो ये बना 39, 87/39। इसे देख लेते हैं, ये आपके पास 3 पे कैंसिल आउट हो रहे हैं दोनों के दोनों, तो ये बन जाएगी आपके पास वैल्यू 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 29, 13। तो x की वैल्यू बनी है 29/13। तो x इज इक्वल टू आ गया 29/13। x की वैल्यू होगी 29/13 और y की वैल्यू है माइनस 11/13। इस क्वेश्चन का वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। वेरिफिकेशन चाहे आप किसी भी क्वेश्चन का कीजिए, सेम पैटर्न रहता है वेरिफिकेशन करने का। x और y की वैल्यूज लिखेंगे, उन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और फिर उसे इक्वेशन 2 में भी पुट करके दिखाएंगे कि वो दोनों को सेटिस्फाई कर रही हैं। हमेशा सेटिस्फाई करेंगे, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रही तो इसका मतलब आपने x की और y की वैल्यू जो निकाली है वो ठीक नहीं है। पहले हम वेरिफिकेशन करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, x की जगह इंसर्ट कर देना है 29/13 प्लस 2, y की जगह माइनस 11/13 इज इक्वल टू 5। तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी 87/13 माइनस 22/13 इज इक्वल टू 5। ये हमें प्रूव करके दिखाना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी, इसलिए बस साथ साथ लिखते जा रहे हैं इसको। 13, 87 माइनस 22, ये आपके पास वैल्यू बनी है 65/13। कैंसिल आउट करोगे तो 5, तो क्लियरली 5 आपके पास किसके इक्वल होता है, 5 के। सिमिलरली हम सेकंड के लिए भी प्रूव करके दिखा देते हैं। आप चाहो तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लिख के लेके चल सकते हो इस तरह से, या दोनों तरफ लिखते चले जाइए सेम सेम साइड, या लेफ्ट हैंड साइड लेके भी लिख सकते हो। जैसे 2 लिखा, उसके साथ x की वैल्यू लिख दी 29/13 माइनस 3, y की वैल्यू इंसर्ट कर दी। इसे सोल्व कर लेते हैं, ये होगा 58/13 माइनस माइनस प्लस 33/13, 13 इनको ऐड अप कर लेते हैं, ये बना 91/13। कैंसल आउट करते हैं तो वैल्यू आई हमारे पास 7, विच इज क्या है आपके पास, ये राइट हैंड साइड है। आपकी मर्जी है, या तो आप साथ साथ इसको इक्वल टू 7 इक्वल टू 7 इक्वल टू 7 लिखिए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कीजिए और उसे दिखा दीजिए कि वो राइट हैंड साइड के इक्वल बन रही है। ये आपका हो गया हैंस वेरीफाइड। सेकंड में ये हमारे पास है एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड का फोर्थ पार्ट। इसे हम सोल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियरली आपके पास क्या होना चाहिए, या तो सभी टर्म में एक तरफ होनी चाहिए इक्वल टू 0 होना चाहिए, या राइट हैंड साइड में आपके पास सिर्फ कांस्टेंट टर्म में होनी चाहिए। यहाँ से आपको करना क्या है, जो x के कोफिशिएंट्स दे रखे हैं इनको अपॉन में रख लीजिए। ये बना 5/-10। उसके बाद देख लेते हैं क्या ये मेरे पास इक्वल टू आ रहा है -3/6 के।
अगर ये इक्वल बन रहे हैं तब आपको थर्ड निकालना है, या तीनों को आप लिख दीजिए इकट्ठा ही। लिख दिए ये हमने इकट्ठे। इसके बाद इन्हें कैंसिल आउट करके देख लीजिए, ये बना -1/2, ये भी -1/2 और ये भी -1/2। तो क्लियरली यहाँ से ये वैल्यू आ रही है -1/2, -1/2, -1/2। तो हम यहाँ से क्लियरली देख ही पा रहे हैं कि आपके पास जो A1/A2 इज इक्वल टू है B1/B2 और इज इक्वल टू है C1/C2, क्योंकि हम इस इक्वेशन को किससे कंपेयर करते हैं, अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1, A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2। हमें पता है जब भी क्वेश्चन में ये कंडीशन बनती है तो यहाँ पे मेरे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, और दोनों की दोनों अगर ग्राफ की बात की जाए तो लाइनें एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं, और सॉल्यूशन को हम कंसिस्टेंट कहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से यही लिखा है, सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये कंडीशन आती है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे और ये कंसिस्टेंट होंगे। अब इसे सोल्व कर लेते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इतना तो आपको हर एक क्वेश्चन में करना ही है, चाहे आप कोई भी मेथड यूज कर रहे हो। यहाँ से हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल लेंगे, या आप 2 से भी निकाल सकते हो, उससे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं 1 से निकाल रहा हूँ x की वैल्यू, तो ये मेरे पास बनेगा 5x। बाकी क्वांटिटीज को राइट हैंड साइड में ले चलते हैं, तो ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का 3y। यहाँ से x इवेल्युएट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू आएगा 11 प्लस 3y/5। इसे हम स्टार नेम दे देते हैं। आपने अगर ये वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाली है तो इसको कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 11 प्लस 3y/5 इन 2 के अंदर हम लिख देंगे, तो ये वैल्यू बनेगी -10, 11 प्लस 3y/5 प्लस 6y इज इक्वल टू -22। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो रहा है तो -2 बना, -2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -22 -6y प्लस 6y इज इक्वल टू -22। ये 6y से 6y कैंसिल हो गया, ये कंडीशन आई -22 इज इक्वल टू -22। तो यहाँ से ये क्या होता है हमारे पास, ये वैल्यू तो हमेशा ट्रू ही रहती है, विच इज ऑलवेज ट्रू। हमेशा ट्रू रहेगी। तो इस केस में यहाँ से भी आपको पता चल रहा है, अगर ये हमेशा आपके पास एक ट्रू वैल्यू बन जाए, 0 बन जाए या 10 बन जाए, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, जो ये वाली इक्वेशंस होंगी 1, 2, ये हमारे पास क्या रखेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस रखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पुट कर देना किसी भी एक वैल्यू को। यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ x इज इक्वल टू k इन किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे आप 1 में पुट कीजिए या 2 में पुट कीजिए, उससे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं x की जगह k, तो ये आ जाएगा 5k माइनस 3y इज इक्वल टू 11। y की वैल्यू निकाल लेते हैं, -3y इज इक्वल टू 11 माइनस 5k, y इज इक्वल टू 11 माइनस 5k बाई -3। ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 5k माइनस 11/3। माइनस से माइनस कैंसिल होने के बाद तो हमारे पास x की वैल्यू बनी है k और y की वैल्यू आ गई है ये। अगर आप इन्हें वेरीफाई करना चाह रहे हो ठीक है या नहीं है, तो इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 2 में भी इंसर्ट करके देख सकते हो और इक्वेशन नंबर 1 में भी देख सकते हो। दोनों इक्वेशंस को ये वेरीफाई करेंगी हमेशा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसके अंदर हमने ये क्वेश्चन लिया है एक्सरसाइज 3.2 से, थर्ड का सेकंड पार्ट। इससे पहले हम कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू -3 और c1 इज इक्वल टू बनेगा 8। a2 सेकंड वाली इक्वेशन से x का कोफिशिएंट, b2 y का कोफिशिएंट और c2 कांस्टेंट टर्म 9 हो गया। इसके बाद हम इन्हें डिवाइड कर लेंगे, a1 बाई a2 2/4
B1 by B2 minus 3 by minus 6 and C1 by C2 8 by 9 कैंसिल आउट कर लेते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1/2 और ये बना हमारे पास 8/9। तो क्लियरली हम यहाँ से देख ही पा रहे हैं कि A1 by A2 इक्वल है B1 by B2 के, बट दिस इज नॉट इक्वल टू C1 by C2। हमें पता है अगर हमारे पास ये कंडीशन होती है तो इस केस में नो सॉल्यूशन होगा और इसे हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। तो क्लियरली सो the pair of linear equation have no solution or it is inconsistent. Now we use the substitution method. और substitution method में करना क्या होता है, पहले किसी भी एक इक्वेशन से या तो आप x निकाल लीजिए या y निकाल लीजिए। मैं यहाँ से इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 8 प्लस 3y और x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस 3y बाय 2। इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 8 प्लस 3y बाय 2 इन 2 में। तो ये वैल्यू बनेगी मेरे पास, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आएगा 4। x की जगह हमें क्या लिखना है, 8 प्लस 3y बाय 2 माइनस 6y इज इक्वल टू 9। 4 से ये कैंसिल आउट हो रहा है, 2 बन गया, मल्टीप्लाई करते हैं, 16 प्लस 6y माइनस 6y इज इक्वल टू 9। 6y से 6y कैंसिल हुआ, 16 इज इक्वल टू 9 विच ऑलवेज फॉल्स। हमारे पास कभी भी ट्रू नहीं हो सकता क्योंकि 16 मेरे पास क्या होता है 9 के इक्वल नहीं आता। तो इस केस में मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से नो सॉल्यूशन। और हम पहले भी कह चुके हैं कि यहाँ से हमने इसको कंडीशन चेक की तो यहाँ से भी मेरे पास क्या बना था, नो सॉल्यूशन। बाद में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सोल्व करके देखा कि मेरे पास ऐसी कंडीशन बन गई जो कभी भी ट्रू नहीं हो सकती, विच इज ऑलवेज फॉल्स। तो इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, इसका सॉल्यूशन आएगा मेरे पास नो सॉल्यूशन। और ये क्या होगा, मेरे पास इनकंसिस्टेंट होगा। जिस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता उसे हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आई है तो नीचे आपके पास सब्सक्रिप्शन बटन होगा, उसे जरूर दबाइए और उसके दबाते ही आपके पास एक बेल आइकन बना आएगा, उसे दबाइए ताकि आपके पास मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। जैसे ही मैं वीडियो बनाऊं वो आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। फिर थैंक यू।